हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट। इसके पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन मैनेजमेंट क्या होता है। वहाँ पर हमने फिक्स पार्टीशन को देखा था, वेरिएबल पार्टीशन को देखा था, उस टेक्निक को हमने समझा था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। ओके, तो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट में होता क्या है, बेसिकली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इस टेक्निक को यूज़ करता है फॉर अलोकेटिंग द प्रोसेसेस मेमोरी इन द मेन मेमोरी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आपको ये बताएंगे कि मेन मेमोरी का कुछ हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक्वायर किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फाइल्स होते हैं, ठीक है, ये हमने आपको पहले बताया। और जो रिमेनिंग पोर्शंस होते हैं, इस पोर्शंस को प्रोग्राम और डेटा के लिए रखा जाता है, मतलब प्रोग्राम और डेटा इसमें स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें कि ढेर सारे फाइल्स, प्रोसेसेस, प्रोग्राम स्टोर होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। एंड दिस इज रैम मेमोरी, इसको कहते हैं रैम मेमोरी ब्लॉक। ओके, जो सेकेंडरी मेमोरी है इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस। और इन सभी प्रोसेसेस को रैम के अंदर डालना है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। रैम का मतलब एक ऐसा मेमोरी जिसका कि साइज़ लिमिटेड होता है, फिक्स होता है, तो इसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसेस ही इंटर कर सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसेस को ही मेमोरी अलोकेट किया जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो सपोज करो हम अभी एक एज्यूम कर रहे हैं, सपोज हमारा जो रैम है ये 20 MB का है, 20 MB का रैम है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास टोटल प्रोसेस जो है ये है 50 प्रोसेस, ठीक है। और ईच प्रोसेस का साइज 2 MB है। ओके, 2 MB प्रत्येक प्रोसेस का साइज है और ऐसा हमारा प्रोसेस 50 प्रोसेस है। तो क्या ये 50 प्रोसेस रैम में मेमोरी एक्वायर कर सकता है? 50 प्रोसेस है, मतलब कि टोटल साइज रिक्वायर्ड कितना है? 100 MB। ओके, और हमारा जो रैम है ये 20 MB का है। ओके, मतलब कि मैक्सिमम 10 प्रोसेसेस इसमें आ सकते हैं, इसमें 10 प्रोसेसेस आ सकते हैं, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ये हो जाएगा 10। 2 MB एक प्रोसेस का साइज है और हमारा रैम 20 MB का ही है, तो 10 ही प्रोसेस को ही ना मेमोरी एलोकेट किया जा सकता है इसमें। तो ये कंटिन्यूअस मैनर में अगर किया जाएगा तो 10 प्रोसेसेस को रैम में मेन मेमोरी में स्पेस मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और ज़्यादा हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे 50 प्रोसेस है, हम चाहते हैं कि 50 प्रोसेस को रैम में मेमोरी मिल जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या कोई तरीका है क्या? तो एक तरीका है जिसे हम कहते हैं नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 50 प्रोसेस है, ओके, और हर एक प्रोसेस का साइज 2 MB है, मतलब कि 100 MB का हमारा टोटल प्रोसेस है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे 50 प्रोसेस है, इन सभी 50 प्रोसेस को कुछ पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें, सपोज करो P1 प्रोसेस 1 MB का है, P1 प्रोसेस 5 MB हम रख देते हैं, 5 MB का है, या फिर इसे मल्टीपल में रखते हैं ताकि समझाने में आपको आसान पड़े। P1 प्रोसेस हमारा 1 MB का है। ओके, P1 प्रोसेस 1 MB का है और P1 प्रोसेस 1 MB का है, इसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया। जब 10 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 MB का एक पार्ट होगा। ऐसे ही P2 प्रोसेस को भी हमने, P2 प्रोसेस भी 1 MB का है और P2 प्रोसेस को भी हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट जो है ये भी 0.1 MB का होगा, ठीक है। ऐसे हमने 50 प्रोसेस को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसका एक पार्ट जो है वो 0.1 MB
का हो जा रहा है। तो P1 प्रोसेस का एक पार्ट हम इसमें डाल देते हैं, P2 प्रोसेस का एक पार्ट 0.1 MB का हम रैम में डाल देते हैं, P3 प्रोसेस का 0.1 MB एक पार्ट हम इसमें डाल देते हैं। तो क्या 50 प्रोसेस के एक एक पार्ट को हम 20 MB के रैम साइज में एडजस्ट कर सकते हैं? तो इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास 50 प्रोसेस के एक एक पार्ट का टोटल साइज हो जाएगा 5 MB। तो हम लोग 50 प्रोसेस के एक एक पार्ट को डाल सकते हैं, क्योंकि 20 MB का स्पेस है रैम में और 50 प्रोसेस का एक एक पार्ट अगर हम डालें तो 5 MB का ही स्पेस रिक्वायर्ड होगा। तो हम लोग यहाँ पे 50 प्रोसेस को डाल सकते हैं। अब देखो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 50 हो गया, क्योंकि ऐसे तो 50 प्रोसेस हमारे रैम में चले गए। अब देखो जो 50 प्रोसेस है, अगर इसके दो पार्ट को भी हम डालें, दो पार्ट को भी अगर हम लोग डालते हैं तो ये 10 MB का स्पेस रिक्वायर होगा। तो 20 MB का दो पार्ट भी हमारे रैम में चला जाएगा। अगर हम लोग प्रत्येक प्रोसेस के 4 पार्ट को 4 पार्ट को डालें तो मैक्सिमम सभी प्रोसेस के 4 पार्ट को हम लोग इसमें डाल सकते हैं। तो देखो जो हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, पहले जो कितना था, पहले 5 था, अब कितना हो गया, अब 50 हो गया। ठीक, मतलब 50 प्रोसेस को रैम में मेन मेमोरी में स्टोरेज अलोकेट कर दिया गया, स्पेस अलोकेट कर दिया गया। तो इस तरह से नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन में काम किया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है उसको हम बताते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पेजिंग का, जो कि हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे उसे। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी में ही प्रोसेसेस को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देता है। सपोज करो P1 प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, P2 प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया, P3 प्रोसेस को भी कुछ पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे ही जितने ही प्रोसेसेस हैं सेकेंडरी मेमोरी में ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। सपोज करो P1 प्रोसेस 4 MB का था, ओके, P2 प्रोसेस भी 4 MB का, P3 प्रोसेस भी 4 MB का, P4 प्रोसेस भी 4 MB का। ठीक है, तो P1 प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम ने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो सभी पार्ट का साइज 1 MB हो जाएगा। ठीक है, और इसके एक पार्ट को हम लोग पेज कहेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को पेजिंग कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ प्रोसेस इन सेकेंडरी मेमोरी इन सर्टेन पार्टीशन इज नोन एज पेजिंग। ठीक है, P2 प्रोसेस भी 1 MB में 4 पार्ट में डिवाइड होगा, P3 प्रोसेस भी 1 MB में 4 पार्ट में डिवाइड होगा। उसी टाइम जो रैम मेमोरी ब्लॉक है उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और जो भी पार्ट है सभी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर 1 MB में डिवाइड किया गया है तो सारे पार्ट का जो साइज है वो 1 MB ही होगा, मतलब इक्वल पार्ट में ये डिवाइड किया जाता है। और इसके एक पार्ट को हम लोग फ्रेम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने फ्रेम क्रिएट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फ्रेम डिवाइड हुए हैं और प्रत्येक फ्रेम का जो साइज है वो 1 MB है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे पूरा जो हमारा रैम मेमोरी ब्लॉक है इसका साइज 8 MB है, तो P1 और P2 प्रोसेस ही इसमें आ पाते, तो इसका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 2 होता, क्योंकि एट अ टाइम 2 प्रोसेस आ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पर P1 का एक पेज आ जाएगा, दूसरा पेज आ जाएगा, तीसरा पेज आ जाएगा, P2 का एक पेज आ जाएगा, दूसरा पेज आ जाएगा, P3 का एक पेज आ जाएगा, दूसरा पेज आ जाएगा, ऐसे P4 का भी कोई एक पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 प्रोसेसेस को, ये बात सही है कि जो हमारे 4 प्रोसेसेस हैं, चारों प्रोसेसेस के सभी पेजेस को स्पेस मेमोरी में नहीं मिला, लेकिन चारों प्रोसेसेस के कुछ पार्ट तो आ गए, प्रोसेसेस तो आ गए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो बढ़ गया। कंप्यूटर का यही काम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को रैम में लाना चाहता है, मतलब मैक्सिमम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को अप्रोच करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को कुछ पार्ट में डिवाइड करके रैम में मेमोरी ब्लॉक में मेमोरी अलोकेट करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट में, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है।
ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेटिंग द मेमोरी टू डिफरेंट प्रोसेस इन नॉन कंटिन्यूअस मैनर। नॉन कंटिन्यूअस मैनर में प्रोसेसेस को मेमोरी अलोकेट किया जाता है। जरूरी नहीं कि P1 प्रोसेस आया तो P2 प्रोसेस को ठीक उसके बाद ही मेमोरी अलोकेट होगा। कहीं भी जहाँ भी मेमोरी खाली है वहाँ पे प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा नॉन कंटिन्यूअस मैनर में ही हो। अगर P1 प्रोसेस आया, P1 प्रोसेस को स्पेस मिल गया, उसके बाद P2 प्रोसेस खाली है, ब्लैंक है, तो P2 प्रोसेस को मिल जाएगा। उसके बाद भी कोई फ्रेम खाली है, P3 प्रोसेस मिल जाएगा। उसके बाद खाली है, P4 मिल जाएगा। लेकिन अगर पहले से कोई प्रोसेस है P1 P2, तो P3 यहाँ पर आ सकता है या यहाँ पर आ सकता है। मतलब कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस दोनों मैनर में यहाँ पे प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट किया जाता है। अब देखो जो प्रोसेस है इसको कुछ पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक पार्ट को पेज कहते हैं। ओके, और ये कब होता है? तो जब प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं तभी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ओके, द पेजेज ऑफ द प्रोसेस गेट मेमोरी स्पेस इन द मेन मेमोरी, और उन पेजेज को मेन मेमोरी में मेमोरी अलोकेट किया जाता है। यहाँ देखो जो रन टाइम होता है उस रन टाइम में प्रोसेसेस को नहीं डिवाइड किया जाता है पेज में। ऐसा इसलिए क्योंकि रन टाइम में मेमोरी में कौन सा फ्रेम खाली है, कौन सा नहीं है, उसका साइज़ क्या है, ये सब कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रन टाइम में ये नहीं हो पाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में ही जब कोई प्रोसेस होता है उसी टाइम प्रोसेसेस को फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम द मेन मेमोरी ऑल्सो गेट डिवाइडेड इंटू सम पार्टीशन एंड ईच पार्टीशन इज नोन एज फ्रेम। उसी टाइम जो हमारा रैम मेमोरी ब्लॉक है, मेन मेमोरी है, उसको भी कुछ पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक पार्टीशन को फ्रेम कहा जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पेज का साइज है ये हमेशा फ्रेम के साइज के इक्वल होना चाहिए। अगर फ्रेम का साइज 1 MB है तो प्रोसेस को भी 1 MB के पेज में ही डिवाइड करना पड़ेगा ताकि प्रोसेस का पेज एक्चुअली अच्छे तरह से हमारे फ्रेम में फिट हो जाए और कोई मेमोरी का लॉस ना हो, कोई भी हमारा मेमोरी वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल में बताता हूँ आपको। हमारा जो रैम है ये 50 MB का है। ठीक है, और रैम में जो फ्रेम का साइज है, फ्रेम साइज, ये फ्रेम का साइज सपोज करो 500 KB है। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस को हमेशा पेज साइज 500 KB में ही डिवाइड किया जाएगा। जैसे कोई प्रोसेस है, सपोज करो हम मान लेते हैं 1000 KB का है। ठीक, कोई प्रोसेस है तो इसको 2 पेज में कन्वर्ट किया जाएगा। एक पेज का साइज़ 500 KB और दूसरे फ्रेम का साइज़ जो है ये पेज का साइज़ 500 KB का होगा। अगर हमारे रैम का फ्रेम का साइज़ 10 KB का है तो प्रोसेस को 100 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और सभी प्रोसेस के फ्रेम का साइज 10 KB ही होगा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट को यूज़ करके प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में मेमोरी अलोकेट करता है। आज इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पेजिंग और थ्रैशिंग को समझेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है। और पेजिंग तो लगभग हमने आपको बता दिया है। पेजिंग किसे कहते हैं आपको हमने बताया है कि जब प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी में ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कुछ पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो उसके प्रत्येक पार्ट को पेज कहते हैं और इस प्रोसेस को पेजिंग कहते हैं। इसको और डिटेल में हम लोग पेजिंग सेक्शन में पढ़ेंगे और थ्रैशिंग को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, हमें आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।